जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आखिरी कुछ और दिन और आपका जो ड्रीम है सर, आई वांट टू बी सब इंस्पेक्टर, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है और ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी माँ का भी सपना है। उस सपनों को अगर आपको साकार करना है तो वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी आपको चलना है, क्योंकि भीड़ की चाल अगर आप चले और सब चीज समेटने लगे, हाथों में कुछ नहीं रहेगा। हमने हमेशा कहा है कि इन चीज़ों को कैसे किया जाता है, हमने कर रखा है और वही चीज़ हम आपके सामने लाते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, एक विद्यार्थी जो होता है, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉट इवन ए सिंगल वीडियो आप मिस कीजिएगा। और दो ऐसे सब्जेक्ट जो आपका पीटी कंफर्म कर देगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, 18 से 22 क्वेश्चन तक आप मान सकते हो, वो है आपका साइंस। ये कंफर्म है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी कम हो जाए कब नहीं, ये रहेगा ही रहेगा 18 से 22 क्वेश्चन। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हो सकता है 15 क्वेश्चन आए, हो सकता है कि आपका 15 तो डन है, हो सकता है आपको 26 से 27 क्वेश्चन भी आ जाए। इन दोनों को हम साथ में आपको यूट्यूब पे भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अगर आप मुझसे श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जुड़े हुए हो तो जो भी हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। आज ही एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 150 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2008 से लेकर 2025 तक। इसमें एक्साइज, आपका इन्फोर्समेंट, एसआई, ठीक है, हर एक चीज का क्वेश्चंस हम ले लेंगे। बट आपसे एक सपोर्ट है कि इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक हुआ, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, तब ये सीरीज हम आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और लाइक के साथ साथ आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि ये जो 1000 का जो आपका गैप बचा हुआ है, 1 से 2000 का, जल्दी से इसको आपको पूरा करना। अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। टोटल 150 प्लस क्वेश्चंस है। अगर आप इसको कर लेते हो, एक आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए। और मैं कनेक्ट भी करते हुए चलूंगा कि कहां से क्या क्वेश्चन किया है और इससे कहीं और कनेक्शन बन सकता है तो उसको भी मैं कनेक्ट करूंगा। स्टार्ट करें, चलिए। तो श्री गणेश करते हैं। और बस यही है कि आपका सपोर्ट रहना चाहिए। बाकी आप ऐप पे इस वीडियो को देखोगे तो जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके नीचे उसके नोट्स भी आपको दिखता रहेगा, ठीक है। एक चीज और लास्ट में मैं बता देता हूं, जो भी मैं यहां टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस, इसको आपको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना और सिर्फ वीडियो से। मान लो ब्लड से क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको ब्लड टॉपिक आपको क्या कर लेना है, आपको पढ़ लेना है वीडियो से और पीडीएफ से, बस आपका सिलेक्शन हो गया। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। यह है 2008 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, डेट मींस यूनिवर्सल डोनर होता है, आपको यह पूछा है। ब्लड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो ब्लड का। और एक चीज यहां एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि डीप डाउन हमने एक्सप्लेनेशन किया है। यहां हमारा कोशिश होगा हट के, जैसा कि हमेशा रहता है, क्वेश्चंस में आपको करवाऊं, इतने क्वेश्चंस करवाऊं ताकि आपको एग्जाम में ना छूटे। देखिए तो सबसे पहला है विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज ए यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ O नेगेटिव है, ठीक है, B नेगेटिव है, ये भी है। यहाँ इसको थोड़ा हार्ड किया जा सकता था, ठीक है। यहाँ आप कर सकते हो, इसको O कर लो, O पॉजिटिव कर लो, ठीक है, O पॉजिटिव कर लो इसको, ठीक है। तो ये O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है या A पॉजिटिव है, ये बताना है आपको। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जब भी आपको यूनिवर्सल डोनर का बात करेगा, मतलब सर्वदाता का बात करेगा कौन सा है, तो वो है आपका O नेगेटिव। अच्छे से याद रखना, O पॉजिटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि O पॉजिटिव जो होता है इसमें RH फैक्टर होता है। क्या होता है? RH फैक्टर। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, जिस क्वेश्चंस को मैं जैसे बोलूं वैसे याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, आप बोलोगे क्या है, O नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से बना है, वो ये बना है कि ये आखिर यूनिवर्सल डोनर क्यों है। तो याद रखना इसमें आपका एक भी एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है इसमें? कोई नो एंटीजन। एंटीजन याद रखना, एंटीजन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मत करना यहाँ, वो क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी है, जहां हिंदी जरूरत पड़ेगा मैं बोलूंगा। डिट्टो आपको हिंदी में भी इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, ये मैं बता दे रहा हूं, बीपीएससी का भी क्वेश्चन। तो क्या है इसमें? एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई भी आपका एंटीजन नहीं होता है। किसमें? आपका O नेगेटिव में। यही क्वेश्चंस आप देखोगे O पॉजिटिव में क्या होता है, RH फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है? एंटीजन। ये आपका O नेगेटिव में, इसमें आपका RH फैक्टर भी नहीं होता है। तो
सबसे पहले आपका यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो ओ नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। यही अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है, तो आपको बोलना है कि सर्वग्राही जो होता है इसमें ए बी होता है। और सेम यहां आपको कंसेप्ट कनेक्ट कर दिया गया था कि आखिर ये सर्वग्राही मतलब आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ए बी होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका ओ नेगेटिव होता है इसमें कोई आपका एंटीजेन नहीं होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब एक से दूसरे को जो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, उसमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ और क्या चेक किया जाता है, तो ऑप्शन में ब्लड ग्रुप था और साथ में आरएच फैक्टर भी था। तो याद रखिएगा आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप दोनों देखा जाता है। तो जब भी आपका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब एक से दूसरे को चढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखेंगे और प्लस उसका आरएच फैक्टर भी देखेंगे। अच्छे से याद रखना है, ये सब क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए। कुछ और बेसिक क्वेश्चन जो आपके दरोगा में ही बने हैं, ठीक है, बीपीएसएससी के द्वारा। सबसे पहले याद रखिएगा एक ह्यूमन जो होता है, एक मानव, एक एडल्ट जो होता है, ठीक है, उसमें एवरेज कितना ब्लड होता है, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर होता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपको पूछा गया है कि जो ये ब्लड ग्रुप का हमने बात किया है, इस ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है कार्ल लेंडस्टेनर। क्या याद रखोगे? कार्ल लेंडस्टेनर याद रखोगे, कार्ल लेंडस्टेनर याद रखोगे। तीसरा आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर तो कार्ल लेंडस्टेनर ने किया था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने डिस्कवर किया है, तो आपको याद रखना है विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया है? विलियम हार्वे, ठीक है। यहां एक और क्वेश्चन आपका बना था ब्लड से रिलेटेड डिजीज। देखो ब्लड में बहुत सारी चीज हमने पढ़ा है, यहां हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है, चाहे वो दरोगा में हो, बीएसएससी में हो, सब कंबाइन करके, चाहे बीपी ये में हो, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। ब्लड ग्रुप किसने किया है? कार्ल लेंडस्टेनर ने किया है। 5 से 6 लीटर ब्लड क्या होता है? ह्यूमन में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, तो ये बेसिक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कैसा होता है? तो आपका बेसिक होता है और इसका जो पीएच होता है ये 7.4 होता है। तो कैसा नेचर कैसा होता है? तो ये आपका बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है, और ये आपका 7.4। और ये लाल क्यों होता है? एक बार ये पूछा गया था, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ये आपका लाल होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सडनली यहां से कुछ करने करके डिजीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो हमारा पढ़ाने का तरीका ही यही है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको मल्टीपल टाइम इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन थोड़ा यूनिक आ भी जाए तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओ। तो सोच के इतना फैक्ट मैंने आपको करवा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो एनीमिया होता है, एनीमिया आपको सबको पता होगा, एनीमिया जो होता है क्या है? एक ब्लड डिजीज है, एक ब्लड डिजीज है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनीमिया जो है किस चीज के कमी के कारण होता है, तो वो होता है आरबीसी के। बट वहां जो आरबीसी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं था, मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था। तो एनीमिया क्या होता है? लोगों में क्या होता है? ब्लड का कमी हो जाता है। ब्लड का कमी मतलब आरबीसी का कमी हो जाता है, ठीक है। बट वहां आरबीसी नहीं लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था एरिथ्रोसाइटिस। तो अच्छे से याद रखना, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइटिस बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटिस याद रखना, ठीक है। मेरे अरे बोलो, रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स का क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो उसमें लिखा हुआ था वहां एरिथ्रोसाइट, क्या लिखा हुआ था? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो जो आपको याद रखना है, जो एनीमिया जो होता है, आरबीसी का जब क्या हो जाता है? कमी हो जाता है, और ब्लड का जब कमी हो जाता है तो आपका ये लिखा जाता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहां पूछा गया था कि जो अगर, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का बढ़ोतरी हो जाए, तो वहां डायरेक्टली व्हाइट ब्लड सेल नहीं लिखा हुआ था, ल्यूकोसाइट मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का ज्यादा अगर बॉडी में बन जाएगा तो उसको बोला जाता है आपको ल्यूकेमिया,
क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। और यही ल्यूकेमिया जो है नॉर्मल टर्म में जिसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर। तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर है, ठीक है। और ये क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, दैट मीन्स ल्यूकोसाइट के बढ़ने से क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। एनीमिया को अगर खत्म करना है तो कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो विटामिन B12। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या है? केमिकल नाम क्या है? साइनोकोब्लामाइन। 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 याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमाया गया था कि विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आपका एनीमिया। और एनीमिया को अगर सही करना है तो विटामिन B12 लेना होगा, जिसको हम लोग साइनोकोब्लामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ज्यादा हमने डिस्कस कर दिया, बट अगला क्लास में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगा कि फैक्ट टू फैक्ट 4-5 कनेक्ट करके हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पूरा जो भी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, कोशिश ये है कि एग्जाम से पहले सबका PYQ कर लिया जाए। अगर इतना डिस्कस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। स्पिनिच, ठीक है। स्पिनिच मतलब होता है पालक। देखो ठंडे में गर्मी लगने लगे, आप एसी चला लेते। अब गर्मी क्यों लगने लग गया? क्योंकि जब बोलते हो तो बॉडी में, बॉडी क्या है? बॉडी में क्या है? सेल से, सेल सेल सेल, ठीक है। सेल क्या गया? पूरा गर्मा गया सेल। देखिए तो स्पिनिच, आपको पता है ना, जो हमारा बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, पता है ना, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। देखो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका स्पिनिच, ठीक है। पालक इज रिच सोर्स ऑफ, ये पालक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो तो पालक किस चीज के लिए क्या होता है? रिच होता है। पालक इज रिच सोर्स ऑफ, पालक किस आवश्यक खनिज के लिए रिच होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या आपका फॉस्फोरस। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये है आपका आयरन। क्या है? आयरन। अब यहां अगर मैं लिखता हूं स्पिनिच, अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। स्पिनिच बोले या आपको टोमेटो बोले, टोमेटो। देखो कैसे क्वेश्चंस कनेक्ट करके पूछा गया है। स्पिनिच बोले या टोमेटो, मतलब पालक बोले या टमाटर बोले, इसमें कौन सा एसिड होता है? तो आप बोलोगे ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और एक बार बीपीएससी में फॉर्मूला पूछ लिया था ऑक्जेलिक एसिड का 69th में, ठीक है। तो याद रखना सबका, मैंने बहुत, अगर आप स्टेटस के भी क्वेश्चंस फॉलो करते हो ना, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। C2H2O4, ये क्या है? आपका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और स्पिनिच में क्या होता है? तो ये होता है आपका आयरन। क्या होता है? आपका आयरन, आयरन, आयरन। और आयरन से देखो किस तरीके से कनेक्ट करवा, आयरन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, जिस लेवल पे दरोगा को मैंने बारीकी से देखा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे मैं कनेक्ट करवाऊंगा देखना, ठीक है, कहां से क्या पूछा गया है, साइंस से फिर से ज्योग्राफी में कैसे मैं जंप करूंगा, हर एक चीज जो मैंने टॉपिक बोला, अगर आप वो कर लेते हो, प्री क्या होता है, आप अमोंग द टॉपर रहोगे, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब देखो जो इस स्पिनिच का हम लोग बात किए, स्पिनिच से हमने बताया मतलब पालक, ठीक है। पालक में क्या होता है? रिच किस में होता है? आयरन में होता है। आयरन का क्या होता है? आपका जो लिखते कैसे, याद रखना। अब ये मैं क्यों इसमें बता रहा हूं, क्योंकि आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के देखना, 1275 का प्री का ही देख लेना, उसमें सिंबल पूछा हुआ था कि कौन सा सिंबल गलत लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि AG, सिल्वर का AG लिखते हैं, ठीक है, सिल्वर का S से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, टीन का SN लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से था। लीड जो होता है सीसा, उसको PB लिखते हैं, गोल्ड को AU लिखते हैं, ये सब पता होना है, ठीक है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन, आज क्या रहे हो, सही बता रहा हूं, पूछे गए क्वेश्चन, पेपर उठा के देखो। उसी तरह जैसे कि अभी यहां आयरन आ गया, तो आयरन का Fe होता है, और यहां इसको आप 26 लिखोगे, ठीक है। 26 क्या है? इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब यहां आयरन से मैं फिर एक कनेक्ट कर दूंगा। कैसे कनेक्ट करूंगा? पूछा गया था कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा? Fe2O3.XH2O, ठीक है, XH2O, ठीक है। और यही आयरन से फिर एक और पूछा गया था, ज्योग्राफी में फिर जंप करोगे तो क्या पूछा गया था? इसका आयसक होता है, लौ आयसक आपने सुना होगा, आयरन और सुना होगा। तो पूछा गया था जो कुदेरमुख का जो पहाड़ी है, ठीक है, एक बाबूबुदान आपने पढ़ा होगा कर्नाटका में, एक कुदेरमुख आपने पढ़ा होगा। देखो तो कुदेरमुख का जो पहाड़ी है किस चीज के लिए फेमस है? तो लौ आयसक के लिए। और लौ आयसक के लिए कौन सा लौ आयसक के लिए? तो हेमाटाइट के लिए। हेमाटाइट क्या है? इसका आयसक है। तो याद रखना, कुदेरमुख का जो पहाड़ी है आपका कर्नाटका में, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, कुदेरमुख का जो पहाड़ी है लो आयसक के लिए, हेमाटाइट के लिए आपका फेमस है। जंग का फॉर्मूला पूछा गया था
इन्फोर्समेंट एसआई का मेंस का Fe2O3.XH2O याद रखना है। स्पिनिच का क्या है, तो स्पिनिच जो है आयरन में क्या है आपका, इसमें आयरन बहुत होता है, ये चीज याद रखना है। और स्पिनिच और टोमेटो जो होता है इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, याद रखना। और यही ऑक्जेलिक एसिड से एक आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया था, देखो कैसे कनेक्ट किया गया कि जो इंक का जो धब्बा लग जाता है, ठीक है, या इंक का धब्बा हो चाहे आपका रस्ट हो, जंक लग जाता है, उसको हटाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इंक का धब्बा लग जाए या जंक लग जाए, रस्ट लग जाए, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं, जैसे कि देखो स्पिनिच में मिलता है आयरन, तो जैसे कि देखो ब्लड में क्या होता है, आपको मैं पूछूं ब्लड में कौन सा तत्व होता है, तो आप बोलोगे आयरन। इसीलिए तो हमारा ब्लड क्या है, लाल है, लाल है, लाल है। ठीक है, हम हो, तुम हो, सब हो, और सब का ब्लड लाल है। ठीक है, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको खून लाल दिया है। तो ब्लड में क्या है, आयरन है। आयरन के कारण क्या होता है, ये लाल होता है, इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जिंक आपने सुना होगा, जिंक, ZNC, जिंक। जिंक जो होता है आपका, ये बताओ किस में होता है, तो आपको पूछा जाता है इंसुलिन, इंसुलिन आपको पूछा जाता है। तो इंसुलिन में क्या होता है, तो आप बोलोगे जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है आपका, जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है आपका, जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है आपका, जिंक होता है। ये कौन है जो अभी कॉल कर दिया बीच में, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका हम वाईफाई ऑफ कर देते हैं। चलिए, तो ये आपको याद रखना है क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो इंसुलिन में क्या होता है, जिंक होता है। ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। और इसी प्रकार से पूछा जाता है आपका, क्या पूछा जाता है आपका, मैग्नीशियम। क्या है आपका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो आपका मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, जिंक को लिखते हैं Zn से। ठीक है, तो मैग्नीशियम किस में होता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और क्लोरोफिल से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, याद करो, याद करो। अरे अभी क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोफिल से क्या पूछा गया है, तो क्लोरोफिल से आपका पूछा गया था, क्लोरोफिल से आपका पूछा गया था, ऑप्शन दिया हुआ था। अरे इस बार आपका मैं बता रहा हूँ FRO का था या इन्फोर्समेंट एसआई में, कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन दिया था जो आपका सन का जो रेज है उसको ट्रैप करता है, मतलब सन का जो सूर्य आता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्लोरोफिल ही। और क्लोरोफिल में क्या होता है आपका, मैग्नीशियम होता है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ दिया है आपका आयोडीन। आयोडीन याद करो, आयोडीन से क्या क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि जितना भी पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट तत्व आप पढ़ते हो, ठीक है, नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। और धातु का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो चमकीला होता है। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऐसा अधातु है, एक ही एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, वो है आपका आयोडीन। तो अच्छे से याद रखना, एक ऐसा अधातु जो चमकीला होता है आयोडीन, इसको आई से लिखते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर आपका 53 है। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बाकी बहुत एक क्वेश्चन फास्फोरस से भी पूछा था कि जो जैसे कि पोटासियम और सोडियम जो होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, तो पोटासियम एंड सोडियम को हम लोग रखते हैं किरासन में। किरासन में पोटासियम एंड सोडियम को कहाँ रखते हैं, किरासन में, क्योंकि वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ही क्रियाशील क्या है आपके धातु है, और पहले ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन यहीं से रहेगा, जितना मेरे शब्द निकल रहे हैं कि मैंने बोला पोटासियम एंड सोडियम क्या है, पहले ग्रुप में आता है, पहले ग्रुप में आता है, जिसको एल्केली ग्रुप बोला जाता है, क्षारीय ग्रुप बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों जो है आपका, जो पोटासियम और सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, और इसीलिए उसको किरासन में रखा जाता है। बट व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो याद रखिएगा, इसको वाटर में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतने क्वेश्चन कम से कम यहां से याद रखो। ठीक है, और कैल्शियम से याद रखिएगा, कैल्शियम जो है कहाँ मिलता है, तो आपका जो हड्डी होता है, हड्डी में क्या मिलता है, कैल्शियम। हड्डी में क्या मिलता है, कैल्शियम। हड्डी में क्या मिलता है, कैल्शियम। ब्लड में क्या मिलता है, आयरन। ब्लड में क्या मिलता है, आयरन। इंसुलिन में क्या मिलता है, जिंक। इंसुलिन में क्या मिलता है, जिंक। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या मिलता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या मिलता है, मैग्नीशियम। ठीक है, और पालक में क्या मिलता है, आयरन। पालक में क्या मिलता है, आयरन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 पे आते हैं।
उसके बाद है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्टेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं समझाता हूँ, देखिए बहुत ही मजेदार है ये, कि सिल्क रेशम किस कीट के जीव चक्र से चरण से प्राप्त होता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वार्म। देखो सिल्क का जो होता है, ठीक है, सिल्क जो एक देखो इस तरीके से एक आप देखना, ठीक है, इस तरीके से एक डब्बा टाइप का होता है, ठीक है, और ये जो ऊपर का जो डब्बा होता है, ठीक है, ये पूरा वाइट होता है, वाइट 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 वाइट, और इसके अंदर जो होता है एक कीड़ा होता है। कीड़ा आपने देखा होगा, पिलुआ टाइप का होता है, ठीक है, कैसा होता है, पिलुआ टाइप का, कैसा होता है, पिलुआ टाइप का होता है। आप पिलुआ समझ गए होगे, आप बिहार के तो हो ही, ठीक है, तो इसके अंदर एक पिलुआ टाइप का होता है, ठीक है, तो ये जो पिलुआ टाइप का होता है इसको बोलते हैं लार्वा, लार्वा। और ये जो बाहर का जो बना होता है उजला होता है, इसको बोलते हैं कुकून, कुकून, क्या बोलते हैं इसको, कुकून, ठीक है, तो बाहर जो होता है इसको बोलते हैं कुकून, ठीक है, और अंदर एक पिलुआ टाइप का होता है, इसको बोला जाता है लार्वा, और ये दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है पूपा, पूपा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये देखना कि पूपा लिखा हुआ है कि कुकून लिखा हुआ है। अगर आपको कुकून लिखा होगा तो कुकून से भी मार सकते, क्योंकि मेनली जो पिलुआ जो होता है इसको झाड़ के निकाल दिया जाता है। आप जाके वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, या शॉर्ट्स में बना दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आप यूज करते हो तभी यूज करना, नहीं तो मत करना, फालतू का टाइम। हमारा तो क्या है, ठीक है, हमारा तो क्या, हमको आगे लेके जाना है तो हम वहाँ वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डाल देते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी ड्रीम डोज के नाम से ही है, ठीक है, अगर यूज करते हो तो, नहीं करते हो मत करना, हम यूट्यूब पे ही वहाँ का भी वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट्स में। देखो तो ये जो इसको वीडियो में डाल दूंगा, एक उजला होता है तो उसमें ये हो गई थी, ये उजला हो गया, अंदर में क्या होता है, कीड़ा होता है, तो कीड़ा को झाड़ दिया और ये उजला वाला जो होता है वो कीड़ा से ही बनता है, ठीक है, तो ये उजला वाला जो होता है उसी से सिल्क निकाला जाता है। तो कुकून लिखा होगा तभी भी आप आंसर मार सकते हो, और पूपा लिखा होगा तभी भी, क्योंकि कुकून और लार्वा को मिला के पूपा बनता है, तो पूपा यहाँ लिखा हुआ है तो पूपा आप मार सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। और ये क्या है, तो ये एक कीट होता है, मतलब ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, सिल्क वार्म इंसेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है, क्या है, तो ये एक इंसेक्ट है, आपको याद रखिएगा, सिल्क वार्म मोथ, सिल्क वार्म मोथ, सिल्क वार्म मोथ, ठीक है, ये इसको सिल्क वार्म मोथ इसको बोला जाता है, सिल्क वार्म मोथ बोला जाता है, और इंसेक्ट है, ये कीड़ा है। और याद रखना कीड़ा किस जगत में आता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कौन सा है, जो फाइलम है वो कौन सा है, वो है एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा मतलब ऑर्थ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। ये किस में आता है, ये कीट में आता है, ये इंसेक्ट में आता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये चीज आप समझ गए। एग यहां लिखा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बना था, एग का जो बाहरी परत होता है, बाहरी परत जो होता है उजला वाला परत, वो किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और यहीं से करने करके दो क्वेश्चन और आपको पूछा गया अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम हुए, कि ठीक है अंडा का बाहर वाला जो परत होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चौक भी बोलते हैं, चौक जो लिखने वाला, या मार्बल। तो चौक पूछे, मार्बल पूछे, ठीक है, ये सब का जो फॉर्मूला आपको मारना है कैल्शियम कार्बोनेट मारना है, ठीक है। तो ये था कि इसका पूपा से निकलता है आपका सिल्क। सिल्क का कुछ बात और अगर हम ज्योग्राफी में करते हैं तो सिल्क जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो कर्नाटका करता है, याद रखिएगा। बिहार का सिल्क सिटी किसको बोला जाता है, तो भागलपुर को बोला जाता है। पूरे दुनिया में सिल्क सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो चाइना करता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिल्क रूट आपने सुना होगा, तो आप मुझे बताना सिल्क रूट किससे संबंधित है एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन काल में, ये मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है, कि किस फसल में तना मतलब स्टेम को काटा जाता है, ठीक है, स्टेम को क्या, तना कलम, तना को कलम करके कलम लगाते द्वारा वनस्पति प्रजनन किया जाता है। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, अलैंगिक प्रजनन आपने पढ़ा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सब चीज करवाया। इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। इसको यही वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें तना को काट के क्या किया जाता है, नया पौधा बनाया जाता है। जैसे गुलाब हो गया, तो गुलाब को क्या कर देता है, काट दिया जाता है, फिर से क्या कहता है, आपका नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ तो गुलाब नहीं है, तो पर गुलाब भी होगा, यहाँ आप शुगर कैन मार सकते हो। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था, अभी जल्दी से देखते हैं, इससे अभी रिसेंट कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अलैंगिक प्रजनन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
देखिए सबसे पहले याद रखोगे बीपीए, क्योंकि आपको बीपीए जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, अरे बोलो जाना है कि नहीं, बोलो यस, ठीक है। अब देखो तो बीपीए, ठीक है। अब देखो एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब द्विविखंडन, ठीक है। बाइनरी फिजन, एक होता है बहुविखंडन, एक होता है द्विविखंडन। तो बाइनरी फिजन जो होता है उसमें दो होता है, एक होता है आपका पैरामेशियम, पैरामेशियम, और एक होता है आपका एमोइबा। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछ लिया गया है। अभी मैं बताऊंगा एक और क्वेश्चन, एमोइबा और पैरामेशियम में किस तरीके का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो एमोइबा और पैरामेशियम में किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो बाइनरी फिजन, द्विविखंडन होता है। यही क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में आपका पूछा गया था कि जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है, ये प्लाज्मोडियम क्या है? तो एक प्रकार का आपका पैरासाइट है, परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का परजीवी है, और जिससे क्या होता है, यही है जो आपका मलेरिया फैलाता है। यही है जो आपका मलेरिया का कारण है। ये पैरासाइट, एक परजीवी है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें किस तरीके का प्रजनन होता है आपको पूछा गया था? तो बहुविखंडन, ठीक है। मल्टीपल फिजन इसमें होता है, मल्टीपल फिजन होता है, बहुविखंडन होता है, याद रखिएगा। मल्टीपल फिजन होता है, बहुविखंडन होता है, याद रखिएगा। दो तीन आप और याद रखोगे। एक पूछा था स्पाइरोगायरा का, स्पाइरोगायरा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो पोन्ड सिल्क, मतलब पोखरी का सिल्क के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पोन्ड सिल्क भी बोलते हैं, पोन्ड सिल्क, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा में जो होता है ये क्या होता है? विखंडन से होता है। क्या होता है? विखंडन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन और विखंडन किस में होता है? तो आपको याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन से किस में होता है? स्पाइरोगायरा में। दो और याद रखना, एक याद रखना हाइड्रा और एक याद रखना ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट जो है इसमें किस तरीके का प्रजनन होता है? तो आपको अच्छे से याद रखना है मुकुलन, जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ये सब चीज मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। अभी आप यूट्यूब पे भी मैंने इसको पढ़ाया था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लोगों को फंस रहे थे। तो याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन, ड्रीम डोज मारोगे तो ये आ जाएगा। तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? आपका मुकुलन होता है, डेट मीन्स बडिंग होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। और आपका पैरामेशियम और एमोइबा में क्या होता है? तो बाइनरी आपका क्या होता है? फिजन, द्विविखंडन होता है। और आपको स्पाइरोगायरा में क्या होता है? तो फ्रेगमेंटेशन होता है, आपका सिंपल खंडन होता है, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि जो रोज हो गया, ठीक है, आपका सुगर केन हो गया, ये सब में क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है इसको, जिसमें काट को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद फॉर्मूला बोल रहा हूं, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, बट क्वेश्चन जब हमने बनाया तो थोड़ा इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है, कि एड्स डिसीज जो होता है किससे होता है? तो सबसे पहले याद रखना एड्स जो है एक क्या है? सबसे पहले एड्स का याद रखना, फुल फॉर्म पूछा था, क्वेश्चन यही था, बट ये इजी है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड, मेरे साथ बोलोगे, ठीक है। एक्वायर्ड बोलो, अरे बोलो, एक्वायर्ड बोलो, नहीं आवाज नहीं आया। एक्वायर्ड, यस एक्वायर्ड, तो इसमें बोलोगे एक्वायर्ड, ठीक है। लिखूंगा तो फिर टाइम ही लग जाएगा। एक्वायर्ड, ठीक है। फिर से आई से बोलोगे इम्यूनो बोलो। फिर से डी से क्या बोलोगे? डेफिशिएंसी बोलो मेरे साथ, डेफिशिएंसी। और एस से क्या बोलोगे? सिंड्रोम। आप एक साथ बोलो मेरे साथ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है, यही पूछा गया था। और एक होता है HIV। तो ये जो एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है। तो HIV क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन, ये क्या होगा? ये क्या होगा? इम्यूनो डिफिशियंसी। इसको मैं लिख देता हूं आई का, इसको बोला जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी। ये क्या है? आपका वायरस, ठीक है। तो याद रखना HIV का क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन, आई का इम्यूनो डिफिशियंसी, V का वायरस, याद रखना। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, पूछा जाता है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे।
तो इंजाइम्ड तो आपको पता होगा, लिंक्ड भी आपको पता होगा, इम्यूनो भी पता होगा, और ये एस का मतलब होता है सॉर्वेंट, और ए का मतलब होता है एसे। ये तीनों का फुल फॉर्म पूछना कि कोई भी पूछा जा सकता है, एड्स का भी पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एचआईवी का पूछा जा सकता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एलिसा का पूछा जा सकता है, एलिसा टेस्ट क्यों करते हैं, तो एड्स का पता लगाने के लिए, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो सॉर्वेंट ए से याद रखना, ठीक है। और याद रखना किस टाइप का डिजीज है, तो एसटीडी डिजीज है। एसटीडी डिजीज मतलब क्या होता है, जो सेक्सुअली, ठीक है, जो सेक्सुअली, ठीक है, क्या होता है, एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो पूछा जाएगा एसटीडी डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि कौन सा एसटीडी डिजीज होता है, जैसे कि आपका एड्स हो गया, क्या हो गया, एड्स जो क्या हो गया आपका एसटीडी डिजीज हो गया। उसके बाद आपने सुना होगा सिपिलिस और गोनोरिया। तो याद रखना, जैसे एड्स हो गया, सिपिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब क्या है, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक से दूसरे से अगर सेक्सुअली अगर क्या बोलते हैं, इंटरमेट होते हैं, ठीक है, इंटीमेट होते हैं, तो क्या होता है, फिर से ये बीमारी फैलने का बहुत चांसेस होता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहां रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो अब आगे चल के, ठीक है, शादी भी करोगे, जॉब लगेगा, आपका शादी भी होगा, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, ठीक है, बट लोगों के साथ जब बीत जाता है तब दिमाग में आता है। तो ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि शादी से पहले लड़का भी टेस्ट करवा ले, लड़की भी टेस्ट कराए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और भी बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं लड़का के अंदर बहुत सारा, या लड़की के अंदर। तो आप ये हो सकता है कि आपको अभी इस तरीके से लगेगा कि सर क्या ही बोले, बट जब आप उस दौर से गुजरोगे, जब आप उस चीज को फील करोगे, तब आपको समझ में आएगा, अरे सर तो लाखों का बात नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का बात किए थे। कल ही एक हमको पर्सन मिले थे, ठीक है, अब वो बता रहे थे, तब क्या ही मैं बोलूं, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं कि मान लो कि लड़की को हार्ट डिजीज ही है, ठीक है, हार्ट डिजीज है, अब वो जिंदगी भर उसको ढो रहे। तो ये चीज जब समाज में आप बोलोगे ना कि उसका टेस्ट करवाना है, तो समाज बोलेगा क्या बात करता है, ठीक है, क्या बात कर रहा है, पर समाज फिर आपको देखने नहीं आएगा, जिंदगी भर आपको ही लेके चलना है, ठीक है। बट ये जस्ट ये है, मतलब आपको मैंने बता दिया, बाकी आपके ऊपर है, एज योर विश, व्हाट यू वांट टू डू, इट्स योर लाइफ, बट एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, इट्स ऑल अबाउट ऑन यू, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये चीज देखो, अब पोलियो से पूछा गया था, इवन क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेगा पोलियो से। देखो पोलियो से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया था पोलियो का वैक्सीन। देखो पोलियो का वैक्सीन यहां कंफ्यूज किया गया था, पोलियो का ओरल वैक्सीन किसने किया और टीका किसने। एक होता है इंजेक्शन वाला, तो टीका देना, और एक होता है मुख में डालना। तो याद रखना, जो मुख में दिया जाता है, जिसको ओरल वैक्सीन बोलते हैं, मुख में जो दिया जाता है, तो इसको एल्बर्ट सेविन ने किया था। एल्बर्ट सेविन ने इसको इन्वेंट किया था, बोल सकते हो, ठीक है। क्या क्या था, इसको इन्वेंट किया था, एल्बर्ट सेविन ने इन्वेंट किया था ओरल वैक्सीन, जो मुख में दिया जाता है। और जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण जो होता है, जो बैक साइड दिया जाता है, हाथ में दिया जाता है, इसको क्या था, जोहानस सॉल्क ने किया था, जोहानस सॉल्क ने। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर देखना कि वहां जो पोलियो का टीका वाला जो पूछा गया है, वो ओरल वैक्सीन मतलब मुख से देने वाला वैक्सीन का बात किया है, तो एल्बर्ट सेविन होगा, ठीक है। और अगर आपका, ठीक है, वैक्सीन जो है आपका वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, ठीक है, जोहानस सॉल्क जो क्या किया था, वो टीका वाला किया था, और एल्बर्ट सेविन ने वो मुख वाला किया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ है, ये हो गया पोलियो, हो गया पोलियो के बारे में है। और पोलियो जो है नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। यहाँ है डेंगू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। भाई साहब, अगर ये बीमारी आपको हो गया, ठीक है, इतना दर्द होगा आपको, इतना दर्द होगा आपको कि हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है। मैं क्यों, देखो थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ कि फनी होकर आपको याद करवा दूँ। क्यों? क्योंकि डेंगू जब हो जाता है ना, तो इसको एक बीमारी का एक और नाम है, पूछा जाता है कि ब्रेक बोन फीवर किसको बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार किसको बोला जाता है। तो ब्रेक बोन फीवर जो बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर जो बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर जो बोला जाता है, ये भी आपको डेंगू को बोला जाता है। और याद रखना, ये जो डेंगू है, एक ये वायरल डिजीज है। यहाँ आपको मैंने लिख दिया है वायरस, अगर मैं मिटा दूं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे।
याद रखना ये क्या है, सबसे पहले तो ये मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। कौन सा मच्छर के द्वारा? एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा, एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा। और किस टाइप का ये बीमारी है? तो वायरल डिजीज है। डेंगू को और क्या बोला जाता है? तो ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, बहुत दर्द होता है इसमें, पूरा हड्डियों में दर्द होने लगेगा। और याद रखिएगा जब ये बीमारी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है, तो आपका जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को मैंने बताया था थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स जो है, ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो आपके बॉडी में घटने लगता है। ठीक है, तो इतना कम से कम यहां से याद रखिएगा इस क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलाया जाता है? डेंगू, मलेरिया, फिलेरियासिस एंड सिफिलिस। अभी मैंने डिस्कस कर दिया, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज कर जाते। ठीक है, जल्दी से बताइए। अभी मैंने डिस्कस किया, मैंने क्या बताया था? गोनोरिया एंड सिफिलिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कैसे ट्रांसफर होता है? गोनोरिया और सिफिलिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसमें से कौन सा है जो आपका मॉस्किटो से ट्रांसफर नहीं होता है? तो सिफिलिस है। ठीक है, ये इसका सही है। अब देखिए डेंगू, डेंगू के बारे में मैंने क्या बताया कि इसको ब्रेकबोन फीवर बोला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, डेंगू के बारे में मैंने क्या बताया? ये एक वायरल डिजीज है। तीसरा मैंने क्या बताया? डेंगू होगा तो क्या होगा? आपका प्लेटलेट्स घट जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और डेंगू क्या है? ये भी मॉस्किटो से फैलाया जाता है, मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। मच्छर का नाम क्या है? एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी मच्छर है। ठीक है, एडिस एजिप्टी। ठीक है, एडिस याद रखना है, एडिस एजिप्टी मच्छर है। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया भी क्या होता है? मच्छर से होता है। मलेरिया कौन सा मच्छर है जो मलेरिया फैलाता है? तो एनाफोलिस, एक महिला मच्छर है जो कि एनाफोलिस मच्छर जो है ये आपका मलेरिया को फैलाता है। मलेरिया किस टाइप का डिजीज है? तो याद रखिएगा ये पैरासाइटिक डिजीज है, या आप इसको बोल सकते हैं कि प्रोटोजोअन डिजीज है। क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज है। और किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? जल्दी से बताओ। तो ये जो होता है आपका किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम से। और ये प्लाज्मोडियम में किस तरीके का प्रजनन होता है? रिप्रोडक्शन होता है, तो बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन के कारण इसमें होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। तो ये भी मॉस्किटो के कारण, मॉस्किटो द्वारा फैलाया जाता है। और जो फैलाया जाता है, पर ये मलेरिया होता किससे है? तो मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ से होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। फिलेरियासिस है, फिलेरियासिस भी मॉस्किटो के द्वारा ही फैलाया जाता है। ठीक है, मॉस्किटो के द्वारा ही फैलाया जाता है। और ये जो है एक क्या होता है? एक पैरासाइटिक क्रीम, मतलब बोल सकते हो कि एक परजीवी क्रीम के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरासाइटिक वार्म के द्वारा होता है। पैरासाइटिक वार्म, या इसको परजीवी क्रीम बोल सकते हो, परजीवी क्रीम। ठीक है, और उस परजीवी क्रीम का जो नाम भी था उच्चेरिया बेंकोरिपा था। ठीक है, मुझे याद आ रहा है, उच्चेरिया बोला जाता है, उच्चेरिया था कुछ, उच्चेरिया बेंकोरिप्टी कुछ इस तरीके से था। तो उच्चेरिया कम से कम यहां से याद रखो, ये ही है ये एक ऐसा मतलब पैरासाइटिक वार्म है, मतलब परजीवी क्रीम है जिसके कारण फिलेरियासिस होता है। और इसको भी फैलाता कौन है? देखिए, हमने आपको एक चीज समझाया था, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, कि कोई चीज है जो उसको लेके जा रहा है, जैसे कि बस है, बस में आप बैठ के जा रहे हो, तो जो बस जो है क्या है आपका? वो मच्छर है, इसमें जितना मच्छर है, बट आप उसमें जो बैठ के जा रहे हो वो कौन है? वही है जो बीमारी करता है। जैसे कि देखो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, बीमारी होता है इसके कारण है, बट इसको लेके कौन जा रहा है? वो आपका मच्छर लेके जा रहा है। तो ये सब फैलाया जाता है मच्छर के द्वारा, ये तीनों। ठीक है, बट ये होता अलग अलग कारण है। जैसे कि डेंगू क्या एक वायरल डिजीज है जो किसी वायरस से होता होगा। ठीक है, जो उस वायरस को लेके कौन जाता है? तो एक मच्छर जाता है, एडिस एजिप्टी। मलेरिया होता किस कारण से है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, बट इसको ये प्रोटोजोआ को लेके कौन जाता है आपके बॉडी तक? तो एनाफिलिस मॉस्किटो, तो ये भी मच्छर के कारण होता है। उसी तरीके से फिलेरियासिस भी एक किससे होता है? मच्छर ही इसको फैलाता है। और होता किससे है? तो पैरासाइटिक एक वार्म के कारण होता है, परजीवी एक क्रीम के कारण होता है जिसका नाम है उच्चेरिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसमें कि टूथ एक मतलब दांत में जो सड़न होता है। ठीक है, दांत दर्द मुख्य रूप से किस जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, ये तो पूरा लिख ही दिया। टूथ डिके मेनली कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। यहाँ क्वेश्चन ये हिंदी में पूरा लिखा ही गया। ठीक है, कि जो टूथ का जो सड़न होता है, ठीक है, आखिर वो किस कारण से होता है? वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, फंगी के कारण होता है, या प्रोटोजोआ का? क्वेश्चन इस प्रकार से था। ये हिंदी इंग्लिश सही है इसका।
टूथ इज मेनली कोज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, जो तूतों में जो सरन होता है, ठीक है, सरन जो होता है, बोलते हैं ना अरे रात को ब्रश करके सोना नहीं तो क्या हो जाएगा, वायरस आपके मुंह में आ जाएगा, बोला जाता है क्या, नहीं बोला जाता, बोलते हैं ना अरे बच्चे हो रात को ब्रश करके सोना खाने के बाद, नहीं तो क्या हो जाएगा, मुंह में बैक्टीरिया आ जाएगा। तो जो मुंह में जो सरन होता है, दांत जो आपका खराब हो जाता है, चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट खाते ऐसा थोड़ी है कि मुंह में वायरस आ गया, वो बैक्टीरिया के कारण। तो मेनली जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, दांतों जी सड़ने लगता है सरन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांतों में कब सरन आ जाता है, ठीक है, जब बैक्टीरिया आएगा, एसिडिक नेचर भी आपके मुंह में बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कितने पीएच के बाद मुंह में सरन स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है। तो पीएच जब आपका 5.5 से नीचे आ जाएगा मुंह का, तो आपका मुंह में सरन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब दांत खराब होने लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फंगी होता है, फंगी, ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, देखो कैसे कैसे था। एक था कि जो अल्फा टॉक्सिन होता है, एक टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन, तो अल्फा टॉक्सिन जो हम लोग किससे निकालते हैं, तो याद रखना कवक से हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन जो होता है हम लोग किससे निकालते हैं, कवक से हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा टॉक्सिन निकालते हैं। कवक से हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा टॉक्सिन निकालते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कवक से क्या निकालते हैं, अल्फा टॉक्सिन निकालते हैं, ठीक है, ये एक चीज याद रखना है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कवक जो है, कवक, ठीक है, कवक जो है, कवक उसका जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल जो बना होता है, किससे बना होता है, तो काइटिन से। और ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है, ये आपका सेल वाला चैप्टर से था, ठीक है। तो अल्फा टॉक्सिन जो है आपका कवक से निकाला जाता है। काइटिन जो होता है आपका जो कवक होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, कोशिका भित्ति जो होता है किससे बना होता है, तो आपका काइटिन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना। और फंगी को स्टार्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी के स्टार्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। एक होता है फंगी, एक होता है एल्गी और फंगी। एल्गी का स्टार्टिंग को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो एल्गी जो होता है, शैवाल जो होता है, तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, और फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटोजोन डिजीज 3 को याद रखिए। पहला याद रखिए कालाजर, जो किसके कारण होता है, लिस्मेनिया डोनोवेना, ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, लिस्मेनिया, याद रखिएगा, ठीक है। और एक याद रखिएगा पायरिया, तो लिस्मेनिया, पायरिया, और एक होता है आपका डायरिया, ठीक है, डायरिया। तो जो डायरिया है, ठीक है, तो डायरिया हो गया, पायरिया हो गया और कालाजर हो गया, ये तीनों जो है आपको याद रखना है, ये किससे होता है, तो ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। कालाजर का प्रोटोजोआ कौन सा है, तो लिस्मेनिया। पायरिया का कौन सा है, तो इंटामोइबा जिंजीविटिस या जिंजीविलिस, ठीक है, तो एंटामोइबा जिंजीविलिस, ठीक है। और डायरिया का कौन सा है आपका प्रोटोजोआ, तो एंटामोइबा हिस्टोलिका, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ कम से कम इतना अभी याद रखो। बैक्टीरिया का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था, 4 इसमें लगा दिया था, पूछा था कि इसमें किसमें आपका जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया दरोगा का ही, दरोगा में पूछा था कि जो क्रेब साइकिल होता है, ये श्वसन तंत्र में आप लोग पढ़ोगे, श्वसन तंत्र मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इवन आपका क्लास 10 का जो बायोलॉजी है उसमें भी है कि क्रेब साइकिल कहाँ होता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्रेब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, अच्छे से याद रखिएगा। और बैक्टीरिया किस फाइलम में आता है, तो ये मोनेरा में आता है, मोनेरा में 2 आपको बस याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए, मोनेरा में सिर्फ 2 याद रखना है, एक है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, और एक है आपका आर्किया। तो मोनेरा, बैक्टीरिया और आर्किया है, इसमें क्या होता है, ये किसमें है, तो मोनेरा में है। और याद रखना मोनेरा मतलब क्या होगा, एक कोषीय होगा, बट ये प्रोकार्योटिक होगा, मतलब ये सिंगल सेलुलर तो होगा, ध्यान से यही क्वेश्चन फंसाया था कि सिंगल सेलुलर तो होगा, कौन आपका मोनेरा में 2 याद रखो, एक बैक्टीरिया और ये आर्किया, ये क्या होगा, ये सिंगल सेलुलर तो होगा, बट याद रखना ये प्रोकार्योटिक होगा, ये सिंगल सेलुलर तो होगा बट ये प्रोकार्योटिक होगा। जैसे कि प्रोटिस्टा में भी सिंगल सेलुलर आता है, ठीक है, एक कोशिका आता है, पर वो क्या होता है, यूकार्योटिक होता है, मतलब उसका जो सेल होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है, बट इसमें सेल डेवलप नहीं होता है, सेल का झिल्ली भी डेवलप नहीं होता, यही क्वेश्चन बना के पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था आपको
बहुत मेहनत किया गया है। जो लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में एक एक ग्रुप में शेयर करोगे और आप लिखोगे, ठीक है, कि सर का चैनल है, आप लोग साइंस यहाँ आइए, पढ़िए, करंट पढ़िए, ठीक है। और नीचे फिर आप लोग कमेंट नहीं करोगे कि सर हम कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अपने तरफ से सब लोग जल्दी से लाइक करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, और क्लास कैसा लग रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट करोगे। चलिए आगे हम लोग चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किस रोग को रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड मीजल्स। आप ये सोचो कि ये जो इंजेक्शन है आपने किसी में इंजेक्शन किस में लिया है? आप देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब आपको लगे कि कुछ नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, तो बस ये सोचना कि कहीं ये मेरा लाइफ से तो नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत लोग इसमें भी गलती किए होंगे, लेकिन जिसने सोचा होगा कि इंजेक्शन कब लिए थे हम, मीजल में, कोलेरा में, कोलेरा मतलब हैजा, ठीक है, 6 रोग मतलब टीबी में, कि टेटनस में। अरे भाई बचपन में वो कील कर गया था मेरा पैर में मेरा कील कर गया था, चाहे मेरा हाथ किसी चीज से कट गया था लोहा से, तो हमने टेटनस में इंजेक्शन लिया था। तो इसका सही आंसर होगा टेटनस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये टेटनस हुआ था। टेटनस में क्या एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लेता है। टेटनस याद रखिएगा, सबसे पहले टेटनस से 2 चीज याद रखिएगा, ठीक है। टेटनस से क्या याद रखोगे? टेटनस से 2 चीज याद रखोगे। एक तो याद रखोगे, ठीक है, कि ये क्या है आपका, एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल है कि वायरल? एक बार जल्दी से मुझे बताएं, टेटनस क्या है, बैक्टीरियल है कि वायरल है? और इससे एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि टेटनस क्या है, एक वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज। अब टेटनस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बीमारी जिसको लॉक जॉ बोला जाता है। लॉक जॉ मतलब ये जो जॉ लाइन होता है आपका, ये लॉक हो जाता है, पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। याद रखना टेटनस को ही लॉक जॉ भी बोला। ये जॉ जो है आपका लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, याद रखिएगा, ठीक है। कोलेरा याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया अगर मैं बोलूं तो विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा आगे नहीं लिखा होगा, वहां सिर्फ विब्रियो लिखा होगा, तो विब्रियो बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस मैंने बता दिया, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं लिखा होगा, यहां सिर्फ लिखा होगा माइकोबैक्टीरियम लिखा होगा। तो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस, विब्रियो बैक्टीरिया के कारण होता है कोलेरा, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपका बैक्टीरियल डिजीज है। और याद रखना मिजेल, मम्स, रूबीला, मिजेल को खसरा बोला जाता है, तो मिजेल, मम्स एंड रूबीला, ये 3 M लिखाता है। मिजेल, मम्स, रूबीला, ये तीनों जो है आपका क्या है, ये वायरल डिजीज है। तो मिजेल क्या है, वायरल डिजीज है। कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस क्या है आपका, ये क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस क्या है, क्या ये बैक्टीरियल ही या वायरस? आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और लॉक जो किसको बोला जाता है, लॉक जो तो टेटनस में होता है। यहां एक विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। जो फीमेल जो होता है उसमें प्रेगनेंसी के लिए कौन सा, ठीक है, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन फीमेल, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए ये एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी और इंसुलिन भी है, ठीक है। महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखो इसका डायरेक्टली आप आंसर मारोगे। देखो ये दोनों ही जो है, एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा महिला में सेक्स लिंक्ड हार्मोन है, मतलब लिंग हार्मोन है, आपको ये पूछा गया था, ठीक है। सेक्स लिंक्ड हार्मोन है, बीपीएससी में पूछा गया था। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों ही क्या है, सेक्स लिंक्ड हार्मोन है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है ओवरी के द्वारा आपका प्रोड्यूस किया जाता है, अंडा के द्वारा, अंडाशय के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है महिला में। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ए और बी जो दोनों हैं, दोनों क्या है, ये एक सेक्स लिंक्ड हार्मोन है। दैट मींस लिंग क्या है आपका, लिंग हार्मोन है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि एस्ट्रोजन जो होता है आपका, जो प्राइमरी कैरेक्टर होता है महिलाओं में, प्राइमरी कैरेक्टर बाल विकसित होना, ज्यादा तौर पे बॉडी पे हो गया, या उसका बॉडी का डेवलपमेंट होना, ठीक है।
ये सब जो होता है आपका, या और उसके आवाज का और पतला होते जाना जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, सिलनेस जिसको बोला जाता है। तो जितना भी इसका प्राइमरी कर बोलते हैं ना, एकदम मैच्योर हो रही है लड़की, तो जो मैच्योर्डनेस जो बाहर से दिखता है, सेकेंडरी कैरेक्टर जो दिखता है, वो एस्ट्रोजन के कारण दिखता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, याद रखिएगा, महिला को जो बच्चा जब होने वाला रहता है तो उसके बॉडी को जो तैयार करता है, वो कौन तैयार करता है, वो आपका प्रोजेस्टेरोन करता है, आपको याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, ये क्या है, दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन, महिला लिंग हार्मोन है ऊपर दोनों वाला, और फीमेल वाला, मेल वाला कौन है, तो मेल वाला जो है आपका ये टेस्टोस्टेरोन है, आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंसुलिन से पता नहीं कितनी बार दरोगा में पूछा गया इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन का काम क्या है, याद रखना, तो आपका जो बॉडी में जो शुगर होता है, शुगर जो होता है उसको कम करता है। बट ये नॉर्मल लोगों के लिए, सबको पता है शुगर कम करता है। आपको क्या बोलना है, आप एक पढ़े हुए इंसान हो, आप क्या बोलोगे कि बॉडी का ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है ग्लूकोज हमारे बॉडी में। तो ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, ये कम करता है। आप बोलोगे सर ये कम कैसे होगा, खा थोड़ी जाता होगा, नहीं, भगवान ने गजब का सिस्टम बनाया है। अब वो सिस्टम ये है कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं पच के ग्लूकोज में चेंज होता है, इस ग्लूकोज को फिर से क्या कर देता है, ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजिन। तो आपको पूछा जाएगा कि मानव जो होता है, ठीक है, वो जो आपका जो एनर्जी है या जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करता है। कहाँ करता है, तो लीवर और आपका जो मसल है उसमें करता है, लीवर और मसल में करता है, लीवर और मसल में। तो ये जो काम कौन करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज कर दिया, वो इंसुलिन करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज कर देता है, और ये ग्लाइकोजिन हमारे बॉडी, लीवर और मसल में हमारा स्टोर हो जाता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं या जब हम भूखा रहते हैं तो यही ग्लाइकोजिन जो होता है फिर से क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, फिर से आपका क्या हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और वो काम कौन करता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन काम करता है, जस्ट इसका अपोजिट। इंसुलिन कहां से निकलता है, तो पेनक्रियास से निकलता है, आपको याद रखना है। कहां से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। कहां से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यही मैं डील कर देता हूं कि सबसे बड़ा जो ग्रंथि है हमारे बॉडी में कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारे बॉडी में, अगर बॉडी के अंदर देखा जाए ग्रंथि है, वो है आपका लीवर, ठीक है, लीवर। और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है आपका पेनक्रियास। तो दरोगा में पूछा गया था कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सा है, वो है आपका पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा सेल्स, और उसी बीटा सेल्स में होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बीटा सेल से आपका निकलता है इंसुलिन, और प्रिसाइजली मैं बोलूं तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है आपका इंसुलिन, ठीक है। इतना यहां से याद रखिए बस, ऐसे तो फिर कभी हो ही नहीं पाएगा, इतना डिस्कशन में जाएंगे तो, ठीक है। अब फास्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास से। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की किस प्रणाली का भाग है। देखो ग्रंथि का अगर हम लोग बात करें, देखो साइंस को जब आप समझने लगोगे तो आपको मजा आने लगेगा। ग्लैंड दैट मीन्स ग्रंथि, ग्लैंड दैट मीन्स ग्रंथि, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन मतलब अंतस्रावी ग्रंथि, और एक है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी स्रावी ग्रंथि। तो इंडोक्राइन ग्लैंड अंतस्रावी ग्रंथि क्या करती है, ये हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन बनाती है। पूछा गया था, अभी जाके पेपर उठा के देखना कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन रिलीज करती है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड। और कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो पाचन रस निकालती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, नलिका नहीं होता है। ये वाला ग्लैंड में क्या होता है, नलिका मतलब पाइप नहीं होता है, नलिका विहीन होता है, डक्टलेस होता है। इसमें क्या होता है, नलिका होता है, क्या होता है, डक्टलेस नहीं होता है, नलिका युक्त होता है, ये नलिका विहीन होता है। इसमें पाइप नहीं होता है, इसमें पाइप होता है। ये सब क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो बोला कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, तो याद रखिएगा थायराइड जो है क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। तो किस में आएगा, ये आएगा आपका इंडोक्राइन ग्लैंड में, इंडोक्राइन अंतस्रावी ग्लैंड। अब बोलो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है पूरे बॉडी में, तो आप बोलोगे लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। बट जो लीवर है याद रखिएगा ये किस में आता है, एक्सोक्राइन में आता है, एक्सोक्राइन।
मतलब बाहरी स्रावी ग्रंथि में आता है। और लीवर जो है एक जूस निकालती है जिसको बोला जाता है बाइल। लीवर क्या बनाती है? बाइल। लीवर क्या बनाती है? बाइल। लीवर क्या बनाती है? बाइल, जो कि ग्रीन और येलो कलर का होता है और जो कि फैट को तोड़ता है। ये पाचन के लिए हेल्प नहीं करता है, याद रखना। बाइल जो है पाचन के लिए हेल्प नहीं करता है, बट ये जो फैट जो होता है, वसा जो है, उसको तोड़ता है। तो लीवर, और सबसे बड़ा ये ग्लैंड है, ठीक है। और ये कहाँ है? बाहरी स्रावी ग्रंथि में आता है लीवर। और सबसे छोटा ग्रंथि हमारे बॉडी का कौन है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से भी छोटा होता है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है ये सबसे छोटा होता है, आपको याद रखना है। पीनियल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटा होता है। पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीनियल ग्लैंड आपको पूछा गया था कि सबसे छोटा ग्रंथि हमारे बॉडी में क्या है, तो पीनियल ग्लैंड। दूसरा, इसका काम क्या होता है? तो हमारा जो स्लीप साइकिल है, सोने का जो पैटर्न है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो ये यही करता है पीनियल ग्लैंड। याद रखना, याद रखना, याद रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, अभी मुझे याद आ गया, ये ग्लैंड से पूछा गया था। अभी आपका पेपर, रिसेंट पेपर में पूछा गया कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है हमारे बॉडी में जो एज के साथ क्या होता है, वो घटने लगता है। कौन सा ऐसा ग्रंथि है? तो वो है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस। और यहां से एक चीज ये तो पूछा ही था कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो हमारे बॉडी में समय जैसे जैसे एज होगा वो घटते जाएगा। और ये भी पूछा था ये कहाँ है, तो ये हमारे चेस्ट में होता है, यहाँ चेस्ट में। ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने शक्तिमान देखा है, तो शक्तिमान का जो भी चीज होता है यहाँ से क्यों पता है? क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये जब हम यंग रहते हैं ना तो सही मात्रा में रहता है, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारा एज होता है ये खत्म होते जाता है और हमारा एनर्जी भी खत्म होते जाता है। बोलो क्यों? देखो भगवान कितना बड़ा आर्किटेक्चर है। क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में जितना होगा हम उतने क्या होंगे, बीमारी से क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ये थाइमस ग्लैंड क्या हो जाता है, घटते जाता है। और अगर ये थाइमस ग्लैंड घट गया भाई साहब, अब बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लगोगे जैसे जैसे एज आपका बढ़ता है। तो यही है, हर चीज भगवान ने प्लान किया हुआ एकदम, ठीक है। वेल प्लान्ड है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी को बचा के रखना है, गार्बेज चीज नहीं खाना है। आज यंग हो, जो भी चीज है खा ले तो आपको लगता होगा। बट ये विराट कोहली को मैं देख रहा था, ठीक है। देखो सबसे पहले तो सक्सेसफुल, जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, ठीक है, आप एक्सेप्ट सक्सेसफुल में एक्सेप्शन लगा दे रहा हूं। पॉलिटिशियन को मत इसमें गिनना, कोई भी आज के पॉलिटिशियन को कि भाई वो तो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, तो नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल मतलब जो मेहनत से वहां तक गया है, लाइक विराट कोहली। तो वो हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ लोग जो होते हैं उनका लाइफ बोरिंग होता है। बोरिंग इन द सेंस क्या? बोरिंग नहीं रोज पार्टी करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उसका लाइफ भी बोरिंग होता है। प्लस एक चीज और, जो हम लोग चटर पटर खाते हैं वो भी वो नहीं खाते हैं, ठीक है। वो क्या खाते हैं? सैलेड खाते हैं, वो भी बॉइल्ड करके, ना तेल नमक, चीनी तो खाते ही नहीं हो, नमक थोड़ा मोना खाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सक्सेसफुल लाइफ जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही बोरिंग होता है। आपको लगेगा अरे रोज पढ़ना है, यही काम करना है, क्या है, बट यही है सक्सेसफुल लाइफ का, यही है डिसिप्लिन, ठीक है। तो सक्सेसफुल अगर आपको बनना है, सिंपल याद रखिएगा, ठीक है, आपका लाइफ बोरिंग होगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ में बोरियत है, अगर आप एक ही चीज कांस्टेंट तरीके से कर रहे हो, आप सक्सेसफुल के रास्ते पे बढ़ रहे हो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तभी भी वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन रहना, अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हो तो, ठीक है। पृथ्वी शॉ का एग्जांपल आप सबके सामने है। सो थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही करेंगे। अगले बार से हमारा कोशिश ये रहेगा कि एक्सप्लेनेशन हम कम करें और 150 प्लस जो क्वेश्चन है उसको कम समय में हम खत्म करें, ताकि दूसरा जो है फिर से केमिस्ट्री और फिजिक्स करें। और बाकी जो भी सब्जेक्ट उसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग कर लोगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। और आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, आपका हर एक कमेंट में देखता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।